की दूसरी सीटें उन पर भी नजर डालेंगे। लेकिन यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें आती हैं। भाजपा यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटों के साथ काबिज थी और कह सकते हैं भाजपा को बहुमत में पहुंचाने में यूपी का बहुत बड़ा योगदान था। पिछली बार 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा घटकर अभी तक फिलहाल 35 सीटों पर बना हुआ है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। अगर बात करें भाजपा से तो ऋचा सिंह है, जो छात्र नेता से राजनीति शुरू की है, अब हमारे साथ बात करेंगी। और साथ साथ सनीर एन सिद्दीकी साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारी जो विदेशों में अब क्या हालात होंगे भाजपा को लेकर, साथ में भाजपा की इंडिया की नई सरकार को लेकर, उस बारे में बात करेंगे। और साथ में हमारे साथ है शांत खान साहब, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो तमाम सभी सबका स्वागत है। और साथ में आपको बता दें कि जन अशोक तिवारी जी हैं, जो सपा के प्रवक्ता हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता में। शुरुआत करते हैं भाजपा से। भाजपा की यहाँ पर कह सकते हैं ऋचा जी, बहुत बड़ी लीड हुआ करती थी, 62 सीटें थी, लेकिन अब फिलहाल वो कम हो गया है। खास करके जो वेस्ट यूपी है या फिर मिडिल यूपी में, तो वहाँ पर सीटें लगातार कम हुई हैं। और इसका खामियाजा कह सकते हैं कि अब जो 400 पार का आंकड़ा था, उससे भी पीछे आने में देखा जा रहा है। जी देखिए, आज लोकतंत्र का उत्सव का परिणाम आ रहे हैं, जनादेश आ रहा है। और उस जनादेश में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के साथ बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश जनता ने दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे परिणाम हमारे उसके अनुरूप नहीं है। हम जरूर इन परिणामों की समीक्षा करेंगे, हम लेकिन जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस मंच पर यह भी कहना चाहती हूँ कि इंडी अलायंस को और विपक्षी दल जो कल तक लगातार चुनाव आयोग को, ईवीएम को दोष दे रहे थे और ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, आज उनको सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए जनता से। क्योंकि उन्होंने जनादेश के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी, जब तक उनको हार लग रहा था कि सुनिश्चित है, तब तक वो लगातार चुनाव आयोग की शुचिता पर भी सवाल उठाते रहे और लोकतंत्र पर भी वो सवाल उठाते रहे। तो सबसे पहले इंडिया अलायंस को सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि कल तक तो वो ईवीएम को दोष दे रहे थे, कल वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे थे। पार्टी के सपा और कांग्रेस गठबंधन के नेताओं ने किस तरीके से लोगों को कानून को ताक पर रखकर इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि आप लाठी और डंडों के साथ तैनात हो जाइए। तो इस पर अब इनको सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम एक अनुशासित संगठन है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जनादेश का सर झुकाकर सम्मान करते हैं। और बिल्कुल, आपकी अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है, हम उसमें गए हैं और अगर कहीं कमी रह गई है तो हम जरूर। बिल्कुल ऋचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लगातार जब वोटिंग कह सकते हैं काउंटिंग नहीं शुरू हुई थी, तो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थी। लेकिन सवाल नहीं थे, वो लगातार मांगे कर रही थी कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग की जाए। चलिए इस पर जवाब लेते हैं सपा के अशोक तिवारी जी से। क्या कहते हैं? थी, उनका कहना था कि हम जीते तो कहा जा रहा है, हम हारे तो इसका मतलब है ईवीएम को दोष है। अशोक जी आवाज। हाँ जी 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 सर। तो लगातार से ऋचा जी ने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में लगातार सवाल उठाए थे, लगातार मांगे की थी, लेकिन अब तो परिणाम आपके पक्ष में आ चुके हैं। जी, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश की समस्त जनता का, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को समझा, जन जन ने जाना, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समर्थन दिया और उन्हें अपना जो है प्रेम दिया। आज ये इस चीज को दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां हम जीत रहे हैं वहां भी धन्यवाद देते हैं और जहां हम कुछ वोटों से पीछे हैं वहां भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जनता, समग्र जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमें मतदान किया है। इसलिए हम आभारी हैं जनता के, उत्तर प्रदेश के। और जहां तक सवाल है कि अभी भाजपा की प्रवक्ता जी अपनी बात कह रही थी, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, देश में परिवर्तन की लहर है। इस समय देश की में परिवर्तन की लहर है, बदलाव चाहता है देश, और उससे अछूता न कर्मचारी है न अधिकारी है। सारे लोग पहले भारतवासी हैं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते उन्हें भी अहंकार से परेशानी थी।
भाजपा की अहंकार पराकाष्ठा पे पहुंच गया था। भाजपा का शासन जो है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस समय जो है अहंकार के नशे में हो गया था और इससे पूरा देश छुट्टी पाना चाहता था। इसलिए हर कोई जो है यही चाहता है कि अच्छे से मतगणना हो जाए, अच्छे से चुनाव हो जाए और जिसको जो वोट मिला है उसको उतना वोट मिल जाए। ये हालत है। बिल्कुल आज भाजपा इंतजार कर रही है कि जहां 5,000 से हार रहे हैं, 10,000 से हार रहे हैं, वहां हमें कोई इधर उधर कर देगा। अब कोई इधर उधर करने वाला भी तैयार नहीं है। सबने धोखा दे दिया भाजपा को। भाजपा की हालत पतली हो गई है। आज भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी अपने बलबूते पर कुल 245 सीटों पर है। आज भारतीय जनता बिल्कुल, लेकिन पार्टी फिर अपने भी बलबूते भाजपा पर इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। अशोक जी, इस वक्त भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास जो गठबंधन का आंकड़ा है वो भी 300 के करीब है, यानी बहुमत का जो 272 का आंकड़ा होता है उससे ज्यादा है। लेकिन इस पर पहले आगे चर्चा बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस से। अशोक खान साहब हैं, वो बताएंगे कि तब लगातार आप सवाल उठाते रहे ईवीएम पर, लगातार चुनाव आयोग की भरोसा या कहें निष्पक्षता पर। इस बार आपके खाता कह सकते हैं जो एक सीट थी पिछले बार 2019 चुनाव में, अब बढ़कर काफी ज्यादा हो गई है। क्या कैसा लगे यूपी को, आप कैसे देखते हैं और साथ साथ अब चुनाव आयोग को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जनादेश अमित शाह और मोदी के अहंकार के खिलाफ आया है। देश के गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, हर उस वर्ग ने भाजपा के खिलाफ प्रतिकार किया है जिनको भाजपा अपने अहंकार से कुचलना चाह रही थी। जिस प्रकार से भाजपा धन बल का, सत्ता का, प्रशासन का दुरुपयोग करती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस चुनाव में भी इन्होंने भरपूर दुरुपयोग करने का प्रयास किया, किंतु कहीं ना कहीं जनता की मुस्तैदी, विपक्ष की मुस्तैदी के कारण ये संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। और दूसरी बात की जो हमारे भाजपा की प्रवक्ता महोदय बहन कह रही थी कि विपक्ष माफी मांग ले, कांग्रेस पार्टी माफी मांग ले, समाजवादी पार्टी माफी मांग ले। पहले तो इस देश से भाजपा के एल.के. आडवाणी और नरसिम्हा राव को माफी मांगना चाहिए जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ पूरी पुस्तक लिखी थी और प्रस्तावना लिखने वाले एल.के. आडवाणी थे। तो ईवीएम के खिलाफ सबसे पहले देश में यदि किसी ने शंका पैदा की तो भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो कब माफी मांगेंगे और उस पुस्तक को कब जलाएंगे वो बताएं भाजपा वाले। बिल्कुल, आपने लगातार सवाल उठाया कि शुरुआत ईवीएम को लेकर भाजपा ने की थी, लेकिन जब परिणाम, आप चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, परिणाम जब जिसके पक्ष में आ जाते हैं उसके लिए ईवीएम सही हो जाती है या फिर जिसके विपक्ष में आते हैं उसके लिए ईवीएम खराब हो जाती है। चलिए, हमारे साथ है सनीर सिद्दीकी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या राय रखते हैं, कैसे देखते हैं आप सर चुनावों को? ये परिणाम जो नए तरीके से आए हैं, इंडिया बनाम एनडीए की जो जंग थी उसमें जनता ने पक्ष या फिर विपक्ष को चुना है, तो आप कैसे देखते हैं इस जनादेश को? देखिए, ये जो चुनाव है, ये मतलब मैं अगर एक पत्रकार के हैसियत से देखूं तो एक जो कहते हैं ना, एक डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टर होता है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और वो दिख रहा है हमको यहाँ पे। एक मजबूत विपक्ष खड़ा होगा, क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों से देखिए तो एक तरफा जीत रही थी एनडीए, एक तरफा जीत रही थी भाजपा। लोगों को लग रहा था यार क्यों, क्या अपोजिशन खत्म हो चुका है? यहाँ से एक रिवाइवल होगा अपोजिशन का, जो कि डेमोक्रेसी के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि हाँ, वो जो एक होता है, आप 10 साल हुकूमत में रहते हैं तो आपके अंदर एक कुछ भी हो, एक भाव तो आ ही जाता है कि हमको ताकत मिल गई है। तो उस ताकत को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत विपक्ष यहाँ पे खड़ा होगा। और हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी ने बिल्कुल चौंकाया। और उसी दूसरे एंड पे मैं अभी दिल्ली का रिजल्ट देख रहा था, उसने भी चौंकाया कि 7 की 7 सीटें जो है वो एनडीए लेके जा रहा है। और कहीं ना कहीं इवन कि बिहार में भी जो है हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव कुछ कमाल करेंगे और इंडिया को कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो वो कहीं दिखता नहीं दिखा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, यूपी की, तो एक जो डेमोक्रेसी का कैरेक्टर है वो रिवाइव हुआ है। मैं एज ए पत्रकार के हैसियत से इस इलेक्शन की यही उपलब्धि मानता हूं कि विपक्ष को दोबारा खड़ा होने का मौका मिलेगा और ब्रांड मोदी ने अपना ब्रांड भी बचा लिया। तो फिलहाल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार चुनाव के जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया, लेकिन सबसे अच्छी बात रही डेमोक्रेसी को लेकर कि विपक्ष मजबूत हो जाए, चाहे जो पार्टी रहे विपक्ष में, लेकिन विपक्ष मजबूत रहेगा। लेकिन रिजा जी, लगातार अभी शान खान ने कहा कि
जो पहली शुरुआत की गई थी ईवीएम पे शक की वो था भाजपा द्वारा। तो क्या अब ईवीएम को लेकर जो किताब लिखी गई थी उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, शान खान जी को मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक संगठन है जो कि किताबों को जलाने में कभी यकीन नहीं करते। किताबों को जलाने का ट्रेंड शान खान जी आपका होगा, फतवा जारी करने का ट्रेंड आप लोगों का है, वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड नहीं है। सवाल उठाना और पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को सभी संस्थाओं को डिनाई कर देना ये कांग्रेस पार्टी के मूल में है। कांग्रेस पार्टी ने हर संस्था को जहां उसको अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं उसको डिनाई किया है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो आपका चुनाव आयोग हो, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी संवैधानिक संस्था। जब वो आपके पक्ष में काम नहीं करती, आपके पक्ष के अनुरूप फैसला नहीं आता है तो आप उसको डिनाई करते हैं। आप शुतुरमुर्ग की प्रवृत्ति से ग्रसित हैं। पहले आप एक बात कहते हैं और उसके बाद जमीन में सर छुपाकर बैठ जाते हो, उसको आप स्टैंड नहीं कर पाते। जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी कहा 2 दिन पहले कि अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन किया, लेकिन जब चुनाव आयोग ने इस पे उनका इसके पीछे सबूतों को मांगा तो वो देने से फेल हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र की प्रक्रिया पर खतरा भी उत्पन्न करते हैं और लोकतंत्र को सवालों के घेरे में लाते हैं। जनता देश की बहुत मजबूत है, जनता का जनादेश आता है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हम 300 पार करके स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आइकॉनिक चेहरा था उसको पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है और ये ऐतिहासिक रूप से पहली बार होगा कि बिना कांग्रेस के या पहली बार गैर कांग्रेसी कोई सरकार तीसरी बार रिपीट करने जा रही है। तो हमें जनता ने जनादेश दिया है, उसका सम्मान करते हो और भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टी। बिल्कुल ऋचा जी, बिल्कुल आपकी बात सुन ली गई है। इस पर शान जी उंगली उठा रहे हैं, वो मुद्दा होगा कि जिस तरह से संवैधानिक पद हों या फिर संवैधानिक चीजें जिनमें तोड़ मरोड़ का जो आपने एक सवाल उठाया कांग्रेस को लेकर, उस पर जवाब क्या है शान जी का, वो जान लेते हैं एक बार। देखिए, मेरा जो प्रश्न था कि लाल कृष्ण आडवाणी और जीएल नरसिम्हा राव वो कब माफी मांगेंगे, उस पर कोई उत्तर नहीं दिया बहन ने। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया है, इस परिणाम का श्रेय 2-4 कि कल तक जिस सुनिए ना, आप कोस रहे थे, आज उसी ईवीएम के परिणाम को आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, आपको देना है। सुन तो लीजिए पहले आपको मैंने पूरे साथ से सुना, आपको पूरी शांति से मैंने सुना। बात को पहले एक बार बात तो कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए शान जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया है ना, उसका श्रेय 2-4 सपा और कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं को भी जाता है, जो ट्विटर पे एक दूसरे को लाइक और रिट्वीट करते रहते हैं, तो उनको भी इसका श्रेय जाता है। उन्होंने भाजपा का सफाया बड़े अच्छे से किया, उसमें से एक हमारे प्रमोद कृष्णम जी हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर भाजपा का भट्टा बैठाया है और इनको भी श्रेय जाता है भाजपा का भट्टा बैठाने के पीछे। लेकिन सवाल तो ये था कि लगातार जो संस्थानों से छेड़छाड़ कांग्रेस करती आई है, इस पर भी आपका कुछ रिएक्शन है? हाँ, क्या छेड़खानी की बताइए मुझे, हमने कौन सी छेड़खानी की बताइए? जब आपकी सरकार थी, जब आपके पक्ष में परिणाम नहीं आते थे, आरोप है ऋचा सिंह के कि आपने संस्थानों के साथ छेड़खानी की, चाहे अदालत हो या फिर कोई और दूसरे संवैधानिक पर। कब किया बताइए ना, कोई प्रमाण दीजिए ना, न्यायालय के खिलाफ हमने क्या किया, कोई प्रमाण दीजिए। न्यायालय ने कहा, सीबीआई को तोता माननीय न्यायालय ने आपके कार्यकाल में कहा। आपके नेता राहुल गांधी जी ने कल 295 का आंकड़ा दिया, लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी तो 300 जो है सीटें लेकर, अरे भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आप लोग के सहयोग से बहुत आगे चली गई है। इस वक्त आपकी चर्चा थोड़ी देर के लिए रोके जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए एक बड़ी खबर आ रही है एनडीए को लेकर। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ, एक मिनट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है। लगातार एनडीए की जो बैठक है वो कल हो सकती है। एनडीए लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जबकि नीतीश कुमार साथ में चंद्रबाबू नायडू इस बार किंग मेकर साबित हो सकते हैं। एनडीए भी उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, साथ साथ इंडिया भी उनके अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। साथ में आपको बता दें कि अमित शाह सभी सहयोगी दलों से संपर्क करने में जुट चुके हैं। अमित शाह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कल हो सकती है एनडीए की बड़ी बैठक। तो ये तमाम सारी खबरें हैं और इस खबर पर भी बात कर लेते हैं कि क्या सच में जो एनडीए के इस वक्त के मौजूदा साथी हैं, क्या मौका देखते हुए पाला बदल सकते हैं?
क्या ऋचा जी आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? चंद्रबाबू बाबू नायडू जो पूरे चुनाव आपके साथ लड़े, क्या इस बार मौका देखकर इंडिया के पाले में चले जाएंगे? देखिए, एनडीए एक प्री पोल अलायंस है और एनडीए के साथी मजबूती से हमारे साथ खड़े हुए हैं। एनडीए को जनता ने जनादेश दिया है और एनडीए कल बैठक करेगा, उसके बाद सरकार बनाएगा पूर्ण बहुमत। और यहीं पे शान खान जी भी देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। वैसे इनका 10 सालों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और किस तरीके से इनके सहयोगी दल ही इनके साथ आप चुनाव में भी देख सकते हैं। ये वायनाड में लड़ रहे थे, अलायंस कर रहे थे, लेकिन वायनाड में इनको मुख्य टक्कर में कौन था? सीपीआई लेफ्ट के लोग इनके सामने खड़े हुए थे और बंगाल में टीएमसी ने इनके साथ अलायंस करने से ही मना कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी जिसके साथ ये दिल्ली में मिलकर लड़ रहे थे, उसने पंजाब में इनको नकार दिया। तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हमारे अलायंस पार्टनर मजबूती से हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक, आप ऋचा जी आपको रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो नीतीश कुमार जी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वो मुलाकात मुकम्मल नहीं हो सकी। तमाम सारे कारण बताए गए, लेकिन इसका साफ तौर पर मतलब यही निकलता है इस वक्त चुनावी हलचल तेज है और अगर नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया या कोई भी बहाना बनाया तो इसका साफ तौर पर मतलब निकल के यही आता है कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नहीं, देखिए, ये अभी कुछ भी कहना है, बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी तो रुझान भी आ रहे हैं, अभी फाइनल परिणाम भी आना बाकी है और फाइनल परिणाम आने के बाद इन चीज़ों को तय किया जाना चाहिए और हमारे अलायंस पार्टनर मजबूती से हमारे साथ खड़े हुए हैं। किसी बिल्कुल, चलिए इस पर किसी से मुलाकात नहीं हुई है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। पहले लेते हैं शान खान की। क्या लगता है, क्या फिर से कोई बड़ा बदलाव होने वाला है इंडिया और एनडीए में? देखिए, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो पैनल में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। निश्चित रूप से इस बार भाजपा विपक्ष में बैठेगी 240 सीटें लेकर, तो मजबूत तो विपक्ष रहेगी और सरकार तो इस बार इंडिया गठबंधन की बनेगी। और रही बात, आज भाजपा प्री पोल अलायंस की दुहाई दे रही है। यही भाजपा पूरे देश में सरकारें तोड़ती रही, पार्टियों को तोड़ती रही और सरकारें बनाती रही, तब इनको नैतिकता नहीं दिखाई दी थी क्या? कितने प्री पोल अलायंस के जनादेश को भाजपा ने तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में किया है? मैं कितने उदाहरण दे दूं आपको, बताइए। बिल्कुल, आपने तो अपनी बात कंप्लीट कर ली। चलिए जान लेते हैं अशोक तिवारी जी सपा से हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्या लगता है सपा अशोक जी, ये जो अभी खबर आई है इसके मुताबिक आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया और मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहा है? जी, मैं अपनी बात पहले भी रखना चाहता था, आपने समय नहीं दिया था। सच्चाई ये है कि जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुल सीटें 240 से 245 तक हैं। कितनी सीटें हैं? 245 या 40, ऐसे ही है कुछ, जो भी है। अभी तो आंकड़ा 240 के आसपास है। हालात हाँ, 240 के आसपास है। तो यही इतना भाजपा है, भाजपा की सीटें इससे ज्यादा है ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जी की तो विदाई हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता बनने का 240 सीट पर। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है और रिजल्ट शाम तक आ जाएगा पूरा। अभी तो पूरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन पूरा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारी सीटें और आने वाली हैं और जो है सरकार हम ही बनाएंगे। और मोदी जी तो खत्म हो गए। मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया, कोई मतलब ही नहीं बनने का। अब रेस होगा, भाजपा भी अपनी रेस करेगी और हमारी संख्या अगर पूरी आ गई तो हम सरकार बनाएंगे और जैसे भी आएगी सरकार हम ही बनाएंगे। जनता का रुख है, जनता का रुझान है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी इसको। और विपक्ष में बैठना पड़ेगा भाजपा को, लेकिन विपक्ष में भाजपा मोदी जी को नहीं पाएगी, ढूंढने से नहीं पाएगी। झोला उठाएंगे चले जाएंगे। हालत ये है, वो विपक्ष में बैठने में तैयार ही नहीं होंगे, कोई और किसी और को बैठना पड़ेगा विपक्ष में। जी बिल्कुल, विपक्ष में बैठेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसमें सनीर सिद्दीकी साहब से कि क्या लगता है सिद्दीकी साहब, जिस तरह से खबरें आ रही हैं एनडीए को तोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर से क्या पलटी मारेंगे? चंद्रबाबू नायडू क्या किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? सिद्दीकी साहब आवाज आ रही है आपकी? शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है।
उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप वापस ऋचा सिंह के पास आते हैं। क्या जिस तरह से ये खबर आ रही है, खास करके एनडीए और चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने आपके साथ पूरा चुनाव लड़ा है, खास करके आंध्रा में उनकी सरकार भी बनती नजर आ रही है, और जिस तरह से वो शरद पवार के संपर्क में है, उससे घाटा हो सकता है एनडीए को? देखिए, एनडीए को कोई घाटा नहीं होने जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पुराने साथी हैं, नीतीश कुमार जी एनडीए के पुराने साथी हैं, और हमारे एनडीए अलायंस के पार्टनर मजबूती से हमारे साथ खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने जा रही है, और इस जनता का जनादेश मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी में आज भी बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की पार्टियां सिर्फ परिवारवाद तक, सांप्रदायिकता तक और जातिवाद तक सीमित हैं, इसको भी जनता ने नकारा है, और इसीलिए जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। स्पष्ट बहुमत एनडीए पार कर चुकी है, और एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी। आप लोग इसको देखिएगा। बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की इससे पहले 62 सीटें थी, लेकिन वो घटकर अब 35 के आसपास आ चुकी हैं रुझानों के मुताबिक। बहुत जल्द उनमें बहुत सारी सीटों पे परिणाम निकल आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां जो बहुत दमखम के साथ लड़ी, एक बीजेपी थी, दूसरी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने भरपूर साथ दिया। इस बार कांग्रेस 1 सीट से 7 सीट तक कह सकते हैं पहुंच सकती है। जबकि अगर बात करें सपा की, तो सपा अपना सबसे बेस्ट रिकॉर्ड या कहें सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाली है इस चुनाव में। तो फिलहाल जिस तरह से सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें लोकसभा की सभी पार्टियों के बारे में, तो तीसरी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने वाली है, जिसके पास लगभग 30 से ज्यादा सांसद होंगे। क्या जब क्या कहें इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो क्या उसमें समाजवादी पार्टी का रोल कैसा होगा, क्या लगता है अशोक जी? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जिधर घूमता है उधर ही प्रधानमंत्री बनता है। उत्तर प्रदेश से ही रास्ता प्रधानमंत्री कुर्सी का हो जाता है, ये सभी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर प्यार दिया है माननीय अखिलेश यादव जी को, भरपूर समर्थन दिया है उनको। हमने जो भी बातें जनता तक रखी, जनता ने उनको माना और जनता ने उन्हीं पर वोट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटा है, और उत्तर प्रदेश ने अहंकार को तोड़ा है भाजपा के। उत्तर प्रदेश किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करता है। बहुत अलग तरह का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और ये स्पष्ट कर दिया है हमारी अहम भूमिका होगी इस सरकार में। इंडिया गठबंधन सरकार बनती है, माननीय अखिलेश यादव जी की अग्रणी भूमिका से बनेगी, अहम भूमिका से बनेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान होगा। उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मान के आधार पर ही सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने डिसाइड कर दिया, भाजपा को बैक टू पवेलियन कर दिया। यूपी की जनता ने भाजपा को हटा दिया, मोदी जी की विदाई कर दी। आज मोदी जी छठ पर शपथ कर रहे होंगे। 240 सीट, 240 सीट, 32 सीट पीछे हैं अभी 272 के आंकड़े से। और यही इनकी पूंजी है, जो भाजपा का सीटें आई हैं वही भाजपा की पूंजी है। बाकी पर विश्वास न करे भाजपा, बाकी तो अपना जहां जाना होगा वहां जाएंगे जी। लेकिन फिर भी पूंजी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भी भाजपा ही है। भाजपा के पास लगभग 240 सीटें हैं। अगर इंडिया को मिला दिया जाए, फिलहाल जो मौजूदा गठबंधन है, या कहें सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद आज खाली हाथ है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद आज अपना दर्द भोग रही है। विपक्ष मजबूत रहेगा इस बार। किया है, अहंकार खत्म हो गया, अहंकार घुस गया सारा। जो भाजपा, जो इन्होंने मोदी जी के जो बोल बिगड़े थे, जो बोल खराब हुए थे, मुजरा करा रहे थे मोदी जी, इनकी विदाई कर दिया उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। क्या लगता है ऋचा जी, जो बातें सपा और कांग्रेस दावे कर रही है कि विपक्ष मजबूत होगा, साथ में पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्या? देखिए, तिवारी जी बहुत जल्दी में है। अभी उत्तर प्रदेश की फाइनल परिणाम भी नहीं आए हैं, वो आना बाकी है। रुझान अभी आए हैं, लेकिन फाइनल परिणाम का आना बाकी है। और फाइनल परिणाम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर परिणाम देगी। एनडीए जो कि 300 पार का आंकड़ा पार कर चुकी है, वो अपना प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देने जा रही है। लेकिन जो तिवारी जी बात कह रहे थे, आप 34-35 सीटों पे देश का प्रधानमंत्री तय करने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बात है और इसको नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर है। और आपका अलायंस भी देखा है लोगों ने कि किस तरीके से आपका अलायंस कभी भी
चलता नहीं है। अभी आप देखिएगा कि अलायंस में किस तरीके से तोड़फोड़ होती है, क्योंकि इनके साथी एक दूसरे से सहमत नहीं है, क्योंकि अलायंस कोई वैचारिक अलायंस नहीं है, किसी विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ है। इस अलायंस का कोई नेता नहीं है, इस अलायंस की कोई नीति नहीं है। लेकिन एनडीए के अलायंस के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसकी नीति है भारत को 2047 तक विकसित करना, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास हासिल करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल में इस देश में इस पर- प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाएंगे। अभी बहुत जल्दी में है तिवारी जी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल तिवारी जी की बात तो करेंगे, लेकिन शान खान कुछ कहना चाहते हैं। क्या क्या लगता है, जिस तरह से ऋचा जी ने कहा कि 2047 की तैयारी है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो भाजपा प्रवक्ता हमारी बहन ने कहा 30 सीटों से कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि 15 सीट नीतीश जी की और 16 सीट चंद्रबाबू जी की निकाल दी जाए तो आप प्रधानमंत्री तय कर लेंगी? भारतीय जनता पार्टी कर लेगी प्रधानमंत्री तय? बताइए आप मुझे। लेकिन फिलहाल अभी नहीं, आप बोल रहे थे ना 30 सीटों से प्रधानमंत्री तय नहीं होता है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सीटें निकाल दीजिए, तो क्या प्रधानमंत्री आप तय कर लेंगे? तो कुछ ऐसा बोलो जो तार्किक लगे। अरे आपने 400 का नारा दिया था, पूरा भोपू फट गया आपका, पूरा ढोल फट गया आपका, खत्म है कहानी आपकी। विपक्ष में बैठिए, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा। 240 सीट के साथ भाजपा विपक्ष में बैठेगी। बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर चुका है। कहाँ देखा आपने? यहाँ तो 243 दिखा रहा है। 295 की बात करने वाली कांग्रेस, अरे यहाँ तो 293 दिखा रहा है, आप 300 पार करा रही हैं। तो दिन में सपने देख, भाई ये कौन सा आंकड़ा है? ये 300 पार वाला आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? आप दिखा नहीं रहे। आप बिल्कुल सपने देखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। एंकर महोदय, लेकिन ये 300 पार हो चुके, तो आप दिखा क्यों नहीं रहे अपने चैनल पर? आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिसने 100 के आंकड़े को भी नहीं छुआ है, आप किस रूप से जो है सरकार बना लेंगे, आप किस तरीके से अपना प्रधानमंत्री बना मैं लेंगे? कह रहा हूं ना कि आप कल तक देखने नीतीश को कुमार की 14, सुनिए, नीतीश कुमार की 14 और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें हटा दीजिए, प्रधानमंत्री तय कर लेंगे आप। आप दूसरों को चुनौती दे रहे हैं ना 30 सीट पे। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले पूरी बात पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। मेरी देखिए शान खान की आवाज सुन, मेरी बारी थी, ये बीच में कूद रही हैं। मेरी बारी थी, ये बीच में कूद रही। मैं दो बातें करना चाह रहा था। एक तो ये कि ये बात बचकाने की, में पूरा किया करिए, उसमें बीच में सवाल मत पूछा करिए। सवाल पूछने का अधिकार है, क्यों नहीं पूछूंगा? पहले आप देखिए जवाब भी बीच में ले लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये तो बचकानी बात है कि 30 सीट। अरे भाई, अब इनको नहीं रोकेंगे तो मैं सुनूं केवल। ऋचा जी सुन लीजिए, पहले कहना क्या चाहते हैं, एक बार सुन तो लीजिए। अरे यही तो है ना, ये लोग बोलते ही रहेंगे। अभी भी इनकी तानाशाही जा नहीं रही, अहंकार खत्म नहीं हुआ। अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी बोलिए अभी फिलहाल आप अपनी बात कंप्लीट करिए। क्या जो है तानाशाही, सुनिए 60 सालों का अहंकार। अब देखिए, अब ये जब मैं केवल सुनूंगा, मैं बोलूंगा, इन्हीं को बोलने दो, इन्हीं को बोलने दो। 60 सालों का बात कंप्लीट करिए सामने। प्रधानमंत्री, अरे यार चुप होंगी तो मैं बोलूंगा ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए अब मैं बोलूं? कर लीजिए, बोलिए। हाँ, देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता बहन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल अलग अलग चुनाव लड़े। उन्होंने बंगाल का उदाहरण दिया, केरला का उदाहरण दिया और पंजाब का दिया। देखिए, पंजाब में और बंगाल में और केरला में, तीनों राज्यों में हमने अलग अलग चुनाव लड़के भी इनका सुपड़ा साफ कर दिया। यह हमारी रणनीति थी। ना पंजाब में आप 3 में हो, ना 13 में हो, तो कौन सी लड़ाई आपसे हम लड़े? बताइए आप मुझे। ना केरला में आप 3 में, ना 13 में हो, और बंगाल में आपको थोड़ा अहंकार घमंड था, वो भी आज खत्म हो गया आपका। तो ये हमारी रणनीति थी अलग अलग लड़ने की। हमने अलग अलग लड़के भी आपका सुपड़ा साफ करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो अब आप बोलिए ऋचा जी, क्या लगता है, जिस तरह से बात हुई कि एक रणनीति थी जिसके तहत बीजेपी के खिलाफ उतरी है कांग्रेस पार्टी। ऋचा जी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, फिलहाल अशोक तिवारी जी के पास चलते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से यूपी में अशोक तिवारी जी ने बदलाव हुआ है, कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी कह सकते हैं अब तक के अपने बेहतरीन प्रदर्शन पर पहुंच चुकी है। अभी तक 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी समाजवादी पार्टी कभी लोकसभा चुनाव में।
जी देखिए, ये सब कुछ करिश्मा जो कुछ भी है वो जनता का है। जनता ने हमें स्वीकार किया है, इसलिए जनता का हम धन्यवाद करते हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता ने हमें क्यों दिया है आशीर्वाद? जनता ने हमारे कार्यों पे हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वच्छ छवि पे हमको आशीर्वाद दिया है। और जनता ने ये भी देखा है कि भाजपा किस तरह से अहंकार के नशे में हो गई थी। भाजपा जो है किस प्रकार से अपनी ही कहती थी, अपनी ही सुनती थी, जनता की सुनती ही नहीं थी। उसने जो है किस तरह से पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों की सुन नहीं ली। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया उसने। किसानों को किस तरह से कुचला है, किस तरह थार गाड़ी चढ़ाई है, किस तरह 3 काले कानून लाए हैं और उन्हें वापस करने में जनता को लाठियां खानी पड़ी हैं, जनता को शहीद बिल्कुल, होना बिल्कुल। पड़ा है, जनता को किस तरह बिल्कुल, से लेकिन वो कीलें गाड़ मुद्दे दी गई हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे थे, बर्बर लेकिन तरीके से अरे तो बोलने जोशी दीजिए तिवारी ना। जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने बयान दिया है। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इस चर्चा को। अंतिम रिजल्ट आ जाए। मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। क्या बार्गेन करेंगे? मैं कतई बार्गेन करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बट हाँ, ये मेरे लिए, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीना देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है, जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, ये उसी का परिणाम है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका इस चुनाव में और चुनाव के परिणामों में रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के तमाम घटक दलों और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू। तो फिलहाल अभी आपने सुना चिराग पासवान को, जो लगातार जिन्होंने 5 में से 5 सीटें जीत कर बता दिया कि वो जो एक परंपरा थी या जो उनके पिताजी की विरासत थी उसे आगे बढ़ाया है। लेकिन एक सीधा सवाल है ऋचा सिंह जी से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और इलाहाबाद सीट ही कह सकते हैं जो जहां पर एक गढ़ टाइप था भाजपा का, वहां पर ही कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। उसे कैसे देखती हैं आप? कहाँ हो गई चूक, कैसे छूट गई वो सीट? जी देखिए, इलाहाबाद सीट पे लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो रहे थे। इस बार अभी फाइनल परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हम जरूर इसकी समीक्षा करेंगे और ये परिणाम फाइनल आ जाए उसके बाद उसको जरूर देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये गढ़ रहा है कांग्रेस का, जिसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यहाँ से प्रधानमंत्री दिए गए, यहाँ से ये गढ़ कांग्रेस का था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी लड़ती हुई नजर आ रही है इलाहाबाद सीट पर। अभी फाइनल परिणाम आने का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और वहीं पे साथ साथ अमेठी और रायबरेली, अमेठी के प्रत्याशी ने फाइनल आंकड़े आने से पहले ही हार मान ली है। उन्होंने जनता का धन्यवाद भी सोशल मीडिया में दे दिया है। अगर बात करें अमेठी की, तो अमेठी में केएल शर्मा ने ही स्मृति ईरानी को मात दे दी है। उसे कैसे देखती हैं आप? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जनता के जनादेश को हमेशा सिर झुकाकर स्वीकार करती है, चाहे वो हमारे पक्ष में आए या फिर हमारे पक्ष में ना आए। हम इंडिया अलायंस की पार्टीज की तरह नहीं है जो कि अगर पक्ष में परिणाम आए तब तो वाह वाह, लेकिन अगर पक्ष में परिणाम ना आए तो सारा ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ दे। पुस्तक पे लिख दो, फिर पुस्तक लिख डालो, पक्ष में परिणाम ना तो पुस्तक लिख डालो। जनादेश को हम लोकतंत्र में जनता के जनादेश को सर्वोपरि अब अभी अमित शाह जी अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता की अदालत ने जो फैसला दिया है अमेठी में, रायबरेली में, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उस पर फिर से काम करेंगे। और आपको याद होगा कि 2014 में भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं थे, लेकिन हमने उसके ऊपर काम किया और 2019 में कांग्रेस पार्टी का गढ़ तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और यहाँ तक किया कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनको पहले वायनाड जाना पड़ा, फिर रायबरेली जाना पड़ा। तो स्मृति ईरानी जी की नैतिक जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन राहुल गांधी जी ने अपनी विरासत की सीट को, अपने गढ़ की सीट अमेठी को छोड़कर भागना मंजूर किया था। कैसे इस बयान का जवाब लेते हैं शान खान से? कैसे देखते हैं आप अमेठी छोड़ना, फिर अमेठी ये कर देना और वहां से जीत दर्ज करना? ये ग्रामीण इलाकों में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बयान वैसा ही है। अब किशोरी लाल शर्मा ने निपटा दिया इनको। मोदी जी बोल रहे थे कि 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस खोल ले जाएगी, एक भैंस भाजपा की पानी में चली गई। अब क्या बताऊं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी 2019 में 1 सीट पर थी, अब 2024 में लगभग 7 सीटों पर आगे चल रही है। आंकड़े बहुत जल्द कह सकते हैं शाम 5 या 6 तक कंप्लीट हो जाएंगे और इस जो सभी 7 सीटें वहां पर काफी ज्यादा मार्जिन है कांग्रेस के पास। उस जीत को कैसे देखते हैं कांग्रेस की यूपी में, इस बढ़त को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हमारी सीटें बढ़ी हैं। पिछले 10 वर्षों में जो भाजपा का कुशासन रहा, भ्रष्टाचार रहा, महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और भाजपा का विरोध करने का काम किया। हमने अच्छा घोषणा पत्र दिया, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की बात की, जिसके कारण जनता हमारी तरफ आकर्षित हुई और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो एक ताकत बनकर उभरा है और निश्चित रूप से रात तक सरकार हमारी ही बनेगी और एक मजबूत विपक्ष भाजपा 230 सीटों के साथ विपक्ष में बैठेगी भाजपा। हाँ, भाजपा को विपक्ष में बैठाने की आपने पूरी तैयारी कर ली है। इस पर अशोक तिवारी जी एक ले लेते हैं पूरा बयान। क्या लगता है अशोक तिवारी जी, सपा इस बार इस जो नई अगर इंडिया की सरकार बनती है तो उसमें क्या भूमिका निभाएगी और किन पदों की मांग कर सकती है? क्योंकि सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री, या पहले एक बार ऋचा सिंह आप ही बता दीजिए, क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की या कहें इंडिया गठबंधन की सरकार फॉर्म होती है तो किस तरह से आप देखती हैं, किस तरह से? देखिए शान खान जी दिन में सपने देख रहे हैं और लोकतंत्र में सबको सपने देखने का अधिकार है। वही कांग्रेस पार्टी जो अभी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, वो सबसे बड़ी सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीतने वाली पार्टी को नकारने का काम करी, क्योंकि डिनायल मोड में ही हमेशा कांग्रेस रहती है। इसका काम ही है कि ये संस्थाओं को भी डिनाय कर देती है, ये जनता के जनादेश को भी डिनाय करती है। जनता के जनादेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दे दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। प्रचंड लहर जो थी वो जनता के मन की थी और जनता ने उसको देकर दिखाया है। 300 का पार कर रही है आंकड़ा एनडीए, और एनडीए मजबूती से सरकार बनाएगी। हाँ जी, जवाब दीजिए, एनडीए सरकार बनाएगी क्या? देखिए, दरअसल हमारी बहन जो है भाजपा प्रवक्ता, वो अपनी बात में फंस जा रही है बार बार। अब इन्होंने कह दिया कांग्रेस जो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई वो सरकार कैसे बनाएगी। यदि यही पैमाना है तो बिहार में, अरे सुन तो लीजिए बहन जी, अरे बहन जी सुन तो लीजिए, अरे बहन जी, उन्होंने कल अरे बहन जी सुन तो लीजिए, उसके पीछे कोई आधार नहीं। अब देख लीजिए, इनको बोलने नहीं दे रही है मुझे। अभी बोलिए, अभी आप लाइन क्लियर, बोलिए। देखिए, ये इन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस पार्टी 100 सीट भी पार नहीं कर पाई वो सरकार कैसे गठित करेगी। यदि यही पैमाना है तो बिहार में जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी की कितनी सीटें हैं, क्यों उनको मुख्यमंत्री बनने दिया इन्होंने, कैसे वो सरकार चला रहे हैं। तो नैतिकता के मामले में भाजपा बात ना करे तो बेहतर है। भाजपा वही हाल है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जो 10 वर्षों में
जनादेश के खिलाफ तोड़ फोड़ करके खरीद फरोख्त करके कांग्रेस, अरे मैंने बता तो दिया कि सर, आप उसका जवाब अरे नहीं दे पा रहे हैं। अरे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 100 आपका सफाया आपका उत्तर प्रदेश में सफाया कर दिया, डबल इंजन फेल हो गया, डबल इंजन फेल कर दिया हमने, डबल इंजन फेल कर दिया हमने, डबल इंजन फेल हो गया आपका, बाजा फट गया आपका। वही तो बोल रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन फेल हो गया, वही तो बोल रहा हूँ ना। तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बिना कांग्रेस के सपोर्ट के और बिना कांग्रेस के रिमोट के पहली बार कोई ऐसी सरकार। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। हाँ बोलिए बोलिए। भी आंकड़ा नहीं है, आपके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, नहीं कर पा रहे, आपके साथ संवेदनाएं हैं मेरी, आपके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, आपके साथ जो घटा है पिछले 6-8 महीनों में जो घटा है आपके साथ, उसके लिए मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मेरी वही तो बोला, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, आपके साथ जो घटा है पिछले 8 महीनों में। एनडीए की सरकार ये बीच बीच में टोक दे रही हैं, मेरा समय खत्म हो रहा है, ये बीच बीच में टोक दे रही हैं, ऐसे डिबेट नहीं होती है। ये बोलती है तो मैं पूरा शांति से सुनता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि यदि कम सीटों वाला सरकार नहीं बना सकता है, आप जवाब नहीं देते, आप तो बिल्कुल करूंगा ना। ये जब सुनिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अब सुन तो लीजिए, सुन तो, अब देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, बोलिए शांति बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए इनको, अब देख लीजिए, अरे आप देख लीजिए इनको। विजय जी पूरी बात सुन लीजिए, बोलिए। बिहार में भाजपा की विधानसभा सीटें कितनी है और जेडीयू की कितनी है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना। यदि कम सीटें होने का पैमाना यह है कि वो सरकार नहीं बना सकता है, तो नीतीश कुमार सरकार में कैसे है, भाजपा उनकी सरकार को समर्थन क्यों दे रही है, बताए ऋचा जी मुझे। लेकिन उनका सवाल तो ये था कि कांग्रेस को सीट भी नहीं पहुंच पाई, इस पर आपकी क्या राय है? मैं कहता हूं हमने अपनी सीटें बढ़ा ली, हमारा गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। ये 400 का नारा दे रहे थे, ये 240 पे निपट गए, उस पर इनको उत्तर देना चाहिए ना। हम तो फायदे में हैं, हमारी सीटें तो दुगनी हो गई हैं। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं ऋचा जी, इनकी सीटें तो बढ़ गई, घाटा तो आपको हुआ है। इनकी सीटें अभी दुगनी नहीं हुई है, या आंकड़ों को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। आंकड़े एनडीए के पक्ष में है, जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। ये नहीं मानेंगी, ये नहीं मानेंगी। इनकी लाख कोशिशों, अब आप पूरी बात तुम सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और जनता का जनादेश एनडीए को मिला है और हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। हमारे अलाई पार्टनर हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी इस बात को नहीं बता पा रही है कि जो कि 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, आखिर वो किस तरीके से सपने देख रही है सरकार बनाने का। लेकिन फिर भी मैं स्वागत इसलिए करती हूँ क्योंकि जनतंत्र में सबको हक है सपने देखने का, जनतंत्र में सबको हक है कि वो खुश हो ले। आप भी खुश हो लीजिए, लेकिन जनता खुश है क्योंकि एनडीए एक मजबूत सरकार देने जा रही है इस देश को। वही अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की जो यहाँ पर यूपी में अलायंस है, वहाँ पर भी कई सारी, खास करके अपना दल अपनी सीटें कम होती दिख रही हैं। अपना दल की साथ में ओपी राजभर जिन्हें आप साथ लेके आए, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो बेटे अरविंद राजभर थे, तो इसे कैसे देखते हैं? क्या जो भाजपा के नाम पर ही भाजपा को वोट मिले, यानी कहेंगे जो कमल का सिंबल था सिर्फ उसी पे वोट मिले हैं भाजपा को, या उनके सहयोगियों को, जो उनके सहयोगी थे वो उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को इस पूरे देश ने स्वीकार किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता का जनादेश उस अनुरूप नहीं है जिसकी हमने अपेक्षा की थी। हम जरूर इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी जनता ने जो जनादेश दिया है, हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, हम चुनाव आयोग पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। हम इस जनादेश को एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और इस पर मंथन होगा। और लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि एनडीए एक मजबूत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को देने जा रही है, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार मानती है और आदरणीय मोदी जी इस देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। तो ऋचा जी, अगर अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं, तो सबसे पहले कौन कौन से वादे हैं जो पूरे किए जाएंगे? कौन से सबसे पहला वादा होगा? ये सारी भूमिका तय होगी, लेकिन हमारे जो वादे थे, हम लोग
ने उनको पहले भी पूरा किया। 10 साल की सरकार ने जिस तरीके से संविधान को सुरक्षित रखना और संविधान पे जिस तरीके से डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इंडियन अलायंस के पार्टनर ने किया है, तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधे हुए कि SC, ST, OBC जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिया था, उनके आरक्षण को भी छीनकर इन्होंने एक धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए दे दिया। तो संविधान सुरक्षित हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हर मंच से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी को जिसने संविधान को खतरे में लाने का काम किया है, अपने मैनिफेस्टो तक में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि वो पर्सनल लॉस को लागू करेगी, पर्सनल लॉस को संरक्षण देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि पर्सनल लॉस लागू होने चाहिए, क्योंकि इस देश का संविधान पर्सनल लॉस को लागू करने की बात करता है, पर्सनल लॉस को खारिज करने की बात करता है, देश में एक कानून की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब वो पर्सनल लॉस को संरक्षण देने की बात करती है, तो क्या ये कहना चाहती थी कि मुसलमानों को 3 तलाक के दश में फिर से मुसलमान महिलाओं को वो फेंक देगी, या फिर महिलाओं को जो प्रॉपर्टी राइट मिला था उसको वो खत्म कर देगी, या जिस भी तरीके से ये बहुसंख्यकवाद को नकारने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, आज कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और यही कारण है कि एनडीए की सरकार को फिर से जनता ने जनादेश दिया। सांझी जवाब दीजिए ऋचा सिंह जी का कि क्या जो बात हुई थी, जिस तरह की इन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस पे, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा था पर्सनल लॉ को लेकर? सांझी की आवाज नहीं आ रही है। शायद इनको टेक्निकल ग्लिच के कारण ऋचा सिंह जी ये आवाज़ हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, थोड़ी देर में हमसे कनेक्ट होंगे। तो फिलहाल जिस तरह से आप पूरी चर्चा हुई, जिस तरह से पूरा देखा गया, तो फिलहाल आप इस कंक्लूजन को कैसे देखते हैं? सपा की लगातार इस पूरे कह सकते हैं चुनाव में बढ़त रही, हर सीट पर अगर दूसरे नंबर भी बात की जाए तो सपा ही रही, इस बार बसपा कहीं आसपास भी नहीं रही, तो इसे कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी कह सकते हैं भाजपा को पूरी टक्कर। उत्तर प्रदेश में जरूर परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, हम इसका मंथन करेंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को नहीं किया है। और यही कारण है कि आज भी उत्तर प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और सपा ने लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को जो माफिया राज दिया था, जो भ्रष्टाचार दिया था, इससे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं है, हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं। हम इसको लेकर जरूर मंथन करेंगे, लेकिन हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि जनता ने एक मजबूत जनादेश दिया है, और वो जो भी जनादेश है उसको स्वीकार करना हर दल की नैतिक जिम्मेदारी, उसी नैतिक जिम्मेदारी को हम भी उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार सपा ने वाराणसी के कहें उसके आसपास के जिले हैं, खास करके पूर्वांचल को भेजने में पूरी तरह से कामयाब हुई है। इसमें पूर्वांचल भी एक कह सकते हैं एक बड़ा किला था, जिसमें इस बार सपा ने अपना परचम लहराया है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सफल रहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तुष्टीकरण या फिर जातीय जिस तरीके से जाति के आधार पर जो समाज को बांटने की राजनीति होती है, वो आम जनता के हित में नहीं होती है, और आम जनता को इसका दंश ना झेलना पड़े, ये एनडीए की सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। लेकिन हम फिर भी, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम परिणामों को जो हमारे अनुरूप नहीं है, हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, अभी तक ये चर्चा बहुत अच्छी हुई, कुछ सकारात्मक परिणाम जो पॉइंट निकले हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए